नमस्कार, मैं अजय सिंह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के विषय में बात भारत की, उस भारत की जो विकासशील भारत से धीरे धीरे पायदान दर पायदान आगे बढ़ते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब देश आज़ाद हुआ था तब हम जो है वो बहुत सी चीज़ों में बहुत पिछड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ क्रांतियाँ हुई। आपको याद होगा कि एक समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब बहुत ज़्यादा अनाज का संकट पड़ा था तब उन्होंने ये कहा था, जब गेहूं आयात करने की बात थी तो ये कहा था उन्होंने कि भारत उपवासों का देश है, हम एक दिन उपवास कर लेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अनाज बचा लेंगे अपने देशवासियों के लिए। लेकिन बाद में बहुत सी क्रांति हुई, हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, नीली क्रांति हुई। तो इन तमाम क्रांतियों से आज हम तमाम चीज़ों में आत्मनिर्भर हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम विकासशील से विकसित भारत के सपना और कल्पना देख रहे हैं। वर्तमान समय में हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सन 2047 तक एक विकसित भारत का एक बड़ा सपना देखा जाएगा। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो यही टॉपिक है कि विकसित भारत 2047 में ये मिथक है या वास्तविकता है। इस पर हम बातचीत करेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए डीएवी पीजी कॉलेज के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा हमारे साथ हैं। अनूप कुमार मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये करें कि ये जो आज का ये जो विषय है, जो टॉपिक है विकसित भारत 2047, ये वास्तविकता है या मिथक है, इसको जो हमारे छात्र हैं वो डिटेल में समझना चाहेंगे, क्योंकि हम विकासशील हैं, सभी जानते हैं, और चरणबद्ध तरीके से हम विकसित होने की दिशा में अग्रसर भी हो रहे हैं। देश की तमाम अपनी इकोनॉमी है। तो ऐसे समय में हम ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि विकसित भारत 2047 एक मिथक है या वास्तविकता, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने बहुत अच्छा अपने एक तरह से भूमिका का जो कहते हैं कि प्रतिस्थापना किया है। और पूरी दुनिया में इस समय विकास की बात हो रही है, और आप जानते हैं कि अभी पिछले वर्ष, छात्रों के लिए हम बता रहे हैं कि पिछले वर्ष सभी को पता है कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा था, और उस G20 के अध्यक्षीय काल में जो भारत का मूलभूत जो प्रश्न था दुनिया के सामने कि क्या भारत की स्वीकार्यता एक विकसित भारत में होगा कि नहीं। और आप कल्पना कीजिए कि वो G20 जिसमें कि पूरे विकसित दुनिया के 85% देश, अमेरिका, जापान और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे देश उसके मेंबर होते हैं, और विकासशील देश के केवल कुछ देश, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। उस भारत को अध्यक्षता जब मिला तो उसने पूरी दुनिया के सामने ये कहा कि क्या भारत भी विकसित होने के रास्ते पर चल सकता है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो आपने उठाया है, ये पूरी दुनिया के लिए एक प्रश्न है। और मैं आपसे सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं इस प्रश्न में कि ये हमारे पीछे एक बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड देखिए कि इस बैकग्राउंड में विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 है। और मिथ और रियलिटी जो आपका मूल प्रश्न है, क्या ये मिथक है या वास्तविकता है, ये प्रश्न अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। एक अर्थशास्त्री की दृष्टि से हम केवल सैद्धांतिक बात न करते हुए एक व्यवहारिक पक्ष की जब बात करते हैं, तो कुछ बात प्रोसेस में आती हैं। यानी क्या विकास को हम सतत विकास के रूप में देखें या विकास को हम ग्रोथ के संदर्भ में नापें। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैंने इस बैकग्राउंड में आपको 3 चीजें बताई हैं। एक इकोनॉमिक्स है जिसके हम सब विद्यार्थी हैं, और दूसरे समाज है जिसके लिए इकोनॉमिक्स हैं। और ये दोनों जो डिपेंडेंट हो रहे हैं वो इन्वायरमेंट पर हैं। ये जो तीनों चीज है ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, कि ऐसा विकास जो संपोषित बना रहे, संरक्षित बना रहे, और वहाँ के लोगों के लिए समृद्धि का रास्ता खोले। तो जो हम जो विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, जो एज ए अर्थशास्त्री हमारा कंसर्न है कि क्या भारत इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट और सोसाइटी तीनों को प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकता है कि नहीं। इस पर हम बहस जब करेंगे तो आपको विद्यार्थियों की दृष्टि से हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं। ये जो है किसी भी देश के ग्रोथ का एक मॉडल है।
जो पूरी दुनिया इस पर करती है। हम लोग जब स्टूडेंट्स को बताते हैं तो कहते हैं कि विकास किसके लिए, तो विकास लोगों के लिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेसी में लोग बहुत ज़्यादा हैं, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो विकास किसके लिए, तो विकास गरीबों के लिए। यानी जो देश अपने देश की गरीबी को दूर करने में समर्थ हो वही विकास के रास्ते बचा सकता है। तो पहला हमने लिखा है ग्रोथ हेल्प्स पीपुल मूव आउट ऑफ पॉवर्टी। अच्छा, ऐसा विकास जो लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सके। और दूसरा देखिए, पॉवर्टी मतलब गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना विकास है। और दूसरा क्या है, ग्रोथ ट्रांसफॉर्म सोसाइटी, यानी पूरा समाज में परिवर्तन कैसे हो रहा है, सोच में परिवर्तन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में परिवर्तन, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन, ये हो रहा है कि नहीं। तो विकसित भारत की कल्पना जब हमारा देश करता है तो सबसे बड़ी कल्पना है कि गरीबी से हम किस तरह निकल पा रहे हैं, अपने देश की जनसंख्या को और पूरे समाज का ट्रांसफॉर्मेशन कर पा रहे हैं कि। और तीसरा जिस पर बहुत सारी बहस हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो ग्रोथ क्रिएट्स जॉब्स, ऐसा विकास जो रोजगार को सृजित करे। बहुत दिनों तक आपको याद होगा अजय जी, आप तो इसको बहुत अधिक समय तक इसको बोलते रहे हैं कि हम लोग जॉबलेस ग्रोथ की बात करते थे। हाँ। इस भारत में जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। तो क्या विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है वो जॉब सहित भारत होगा कि नहीं, ये हमारे लिए चिंता है और हमारे लिए अर्थशास्त्री विद्यार्थियों के लिए कंसर्न है। तो तीसरा है कि विकास होगा तभी जॉब होगा, ये एक परिकल्पना है जिस पर कि हमको खरे उतरना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्रियों पर के लिए ये कंसर्न भी है और ये विषय वस्तु भी है कि क्या मानवीय विकास हो रहा है कि नहीं। विकास का अर्थ यह होता है, जो जनरल आम व्यक्ति को हम लोग समझाते हैं, कि केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवस्थापनाओं में सुविधा, बड़े रोड्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बिल्डिंग या बड़े इन्वेस्टमेंट ही विकास नहीं है, बल्कि उस विकास के साथ साथ सोशल कैपिटल आप बनाए हैं कि नहीं बनाए, ह्यूमन कैपिटल आप बनाए हैं कि नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल जब कहते हैं तो हम लोग सारे लोग विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं और इस संस्था में हम लोग काम करते हैं। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल वो एजुकेशन और हेल्थ, तो क्या एजुकेशन और हेल्थ भी 2047 तक जा पा रहा है कि नहीं, ये चुनौती है विकसित भारत के लिए। और चौथा जो सबसे बड़ा चीज है ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद, जिसमें कि हम प्रति लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहे हैं, मातृत्व मृत्यु दर को घटा रहे हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी को कम कर रहे हैं, और साथ ही साथ इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड एजुकेशन थ्रू ग्रोथ। तो ये सब मिला जुला के अगर हम आने वाले 2047 तक हम अर्थशास्त्र के दृष्टि से इस पर काम नहीं करेंगे तो विकसित भारत के रूप में कल्पना कभी नहीं कर सकते। ये सीधा सीधा हमारा एक कहना है शुरुआत में। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के इससे एक आपने ये बताने की कोशिश की कि विकसित भारत में क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से विकास होना चाहिए। तो इसमें अब दूसरा प्रश्न है कि इसी को लेकर के कि एक अर्थशास्त्री के दृष्टि से अगर देखा जाए तो 2047 में जो एक विकसित भारत की कल्पना है, इसके प्रति आप कितने आशान्वित हैं, एक इसको लेकर के कितने आशान्वित हैं, जिसे आप देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। भारत क्या है और भारत की तुलना किससे करनी है, पहले तो ये स्पष्ट रूप से अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को हम लोग बताते हैं। भारत की तुलना किससे करेंगे, या पूरे ओवरऑल आपके ज्योग्राफिकल एरिया से, या पूरे जनसंख्या की दृष्टि से, या उसके जीडीपी या प्रति व्यक्ति आय से। तो कुछ न कुछ तुलनात्मक का एक आधार होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हम कभी अर्थशास्त्र के साथ न्याय नहीं करेंगे, न्याय नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने जो प्रश्न किया कि क्या आप आशान्वित हैं, तो एक अर्थशास्त्री के रूप में हम इसलिए आशान्वित हैं कि हम जानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, और विकास भारत जैसे देशों में जहां वर्तमान में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है, रिकॉर्ड में नहीं है, अभी अथराइज नहीं है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पॉपुलेशन स्टडीज भी पढ़ाते हैं, चाइना से भी अधिक हम क्रॉस कर चुके हैं जनसंख्या की दृष्टि से। हम 1.42 करोड़ 142 करोड़
जनसंख्या पूरी दुनिया में वाले देश हैं, और हमारे जैसे देश सिर्फ चाइना है जो लगभग 140 करोड़ है। तो चाइना और भारत की तुलना विकसित भारत की दृष्टि से हम करते हैं। बाकी जो अमेरिका सबसे विकसित राष्ट्र है, जापान सबसे विकसित राष्ट्र है, उसकी जनसंख्या अजय जी भारत के एक उत्तर प्रदेश के राज्य से भी कम है। तो अब कल्पना कीजिए कि जो आप बात अर्थशास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं, तो 8 मुख्य रूप से ग्रोथ के इंडिकेटर हम विद्यार्थियों को फिर बता रहे हैं आपको। अच्छा। विकसित भारत की दृष्टि से ये सबको जानना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर विकसित भारत के बारे में बात करे तो ये देखे कि भारत में 8 इंडिकेटर्स पर काम हो रहे हैं कि नहीं। अब देखिए एग्जांपल के लिए मैं आपको बताते हैं, फिजिकल कैपिटल भारत में बढ़ रहा है कि नहीं। तो आशान्वित के दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारत में विगत कुछ वर्षों से आपने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट खूब हो रहा है। प्रति डे किलोमीटर की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे तेजी से रोड बनाने वाला देश बना है। भारत टेलीकम्युनिकेशन में, भारत मोबाइल के बनाने के दृष्टि से, भारत बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स से, भारत बहुत सारे खाद्यान्न की दृष्टि से भी दुनिया का नंबर 1 या नंबर 2 देश बना हुआ है। यानी फिजिकल कैपिटल भारत का बढ़ रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा इंडिकेटर हम बताते हैं। तो आशान्वित हम हैं क्योंकि भारत में अवस्थापनाओं के विकास बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरा ह्यूमन कैपिटल, ये कंसर्न का विषय है। अच्छा। लेकिन हम आशान्वित इसलिए हमको होना पड़ेगा कि वर्तमान जो समय है 21वीं शताब्दी का समय है, ये रिवोल्यूशन ऑन एजुकेशन का समय है, ये शिक्षा की क्रांति का समय है, हेल्थ का समय है। खास करके कोविड के बाद कोविड ने सिखाया है कि हेल्थ इज ए वेल्थ। कोविड ने सिखाया है कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड का डिबेट कैसे होता है। तो ह्यूमन कैपिटल यानी भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च क्या हो रहा है। तो जो बजट आने वाला है, हम अपने विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे कि उस बजट के एलोकेशन में देखें कि भारत के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का एलोकेशन कितना प्रतिशत है। ये आशा का किरण है। अगर भारत की सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाती है तो हाँ, हम विकसित भारत की ओर बढ़ जाएंगे। अच्छा। तीसरा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। अब ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया आतंक के साए में जी रही है। पूरी दुनिया में वार हो रहा है, भारत में वार नहीं हो रहा है। आप देखिए कि विकसित देश वार में जूझ रहे हैं, भारत में वार नहीं हो रहा है। भारत शांति प्रिय देश बना हुआ है, यहाँ कानून का राज है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक स्टेबल गवर्नमेंट, हम लोग कहते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट ऑलवेज लीड्स टू ए स्टेबल इकोनॉमी। तो एक जो कहते हैं कि स्थिर सरकार होने की वजह से, मजबूत सरकार होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ से भी हम आशान्वित हैं कि अगर कानून व्यवस्था और हमारा बॉर्डर सुरक्षित रहेगा तो हाँ, निश्चित रूप से हम विकसित भारत की ओर बढ़ सकते हैं। ये हम आशान्वित हैं। फिर क्या है, अर्थशास्त्री की दृष्टि से और दुनिया के ग्लोबल कंपटीशन की दृष्टि से हमें कॉम्पिटिटिव बनना है। कहने से विकसित भारत नहीं बनेंगे। हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो हम आयात करते हैं, उस आयात पर हमारी निर्भरता कम कैसे हो, हम कॉम्पिटिटिव कैसे हो, भारत जो बनाए उसको दुनिया के अन्य देश खरीदे कैसे, तभी तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर पाएंगे। हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की ओर कदम बढ़ाने के लिए हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, न कि हम इंपोर्ट के बढ़ाने की दृष्टि से कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में अपने योगदान को बढ़ाना होगा। तो भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहा है कि नहीं, मानो भारत मैन्युफैक्चरर है कि नहीं, ये भी आपको दिखाएगा कि हम विकसित भारत हों कि नहीं। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो अर्थशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन है कि नहीं, महंगाई है कि नहीं, बैंक से लोन मिल पा रहा है कि नहीं, बैंक रेट कैसा है, जो ये सारे इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर से, ये भी भारत के स्थिर हैं। क्योंकि भारत में जीएसटी वन नेशन वन लॉ के रूप में इम्प्लीमेंटेड है। और धीरे से ही, लेकिन जो इकोनॉमी को रन करने के लिए भारत को जो टैक्सेशन की विधि से इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, वो जीएसटी दे रहा है। तो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हमको दर्शाता है, आशान्वित करता है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो 2047 नहीं तो 2050 तक तो जरूर हम विकसित भारत हो पाएंगे। और बाकी तीनों उसी से जुड़ा हुआ है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल बढ़ रहा है कि नहीं, हम ट्रेड के प्रति खुले हैं कि नहीं, हम कहीं क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं है। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भ्रम वाला कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग मेक इन इंडिया को सोचते हैं कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेक इन इंडिया का मतलब हम अपने बॉर्डर को खोल रहे हैं विदेशी पार्टनर्स के लिए, कम
इन्वेस्ट इन इंडिया एंड ट्रेड फ्रॉम इंडिया। ये कॉन्सेप्ट अगर होगा तो हम विकसित भारत की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अजय जी इसको जरूर सुनिए, ये हमारे देश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे जरूर हमने लिखा है लेकिन ये आधार है। हाँ, एग्रीकल्चर आधार है। हमारे देश, आज भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और अगर हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं करेंगे, हम खाद्यान्नों के उत्पादकता की बात नहीं करेंगे, तो हम न्यूट्रिशन वाले फूड को फ्री फूड डिलीवरी के रूप में नहीं इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान देना होगा। और किसानों की आय, जो प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, पॉलिसी कहती रही है कि दुगना होगी, अभी तक दुगना नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और कृषि व्यवस्था में सुधार होगा, क्रांति। तो ये पूरे के पूरे 67% जनांक आधार मजबूत होगा, तब भारत विकसित होगा। तो ये आशान्वित जो बात कह रहे हैं, ये हम 8 एसेंशियल कंडीशंस आपको बता दिए। अगर ये होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा, नहीं तो इसमें संदेह भी हो सकता है। तो सर, यहाँ पर एक और सवाल आता है निकल करके कि जिस तरह से आपने बताया था, लेकिन इसमें आप देखिए कि ये जितनी बड़ी चीज़ें हैं, एक विकासशील देश से विकसित भारत की का जो तरफ है, तो इसमें चुनौतियाँ बहुत होंगी, इसके रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत होंगी। तो इसमें आप क्या क्या चुनौतियाँ आप देखते हैं या एक अर्थशास्त्री के रूप में, कि इसे वहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ते में क्या रोड़े हैं? ये मूल प्रश्न है आपका, और इसी को हम लोग कहते हैं कि ये चुनौतियां ही सबसे बड़ा कंसर्न का विषय इकोनॉमिस्ट के लिए है। पूरी दुनिया में लोग शोध कर रहे हैं कि क्या 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। भारत के विकसित होने का अर्थ एक पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल जाएगा। तो देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत मूल है, और ये विद्यार्थियों के लिए भी हम लोग रोज डिबेट करते हैं इस पर, हर बड़े कॉन्फ्रेंस में। तो अब देखिए, ये जो मैंने 8 चीज बताया है आपको अजय जी, जो रीजन, जो ऑप्टिमिज्म का रीजन था, वो रीजन क्या है? हमारा यंग वर्क फोर्स। इसको आप समझिए, दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो इस समय युवा है, यूथ है। बाकी धीरे धीरे सारे देश बुजुर्ग होते जा रहे हैं, यानी एजिंग अवस्था में हो रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, जो चुनौती और संभावनाएं दोनों को एक साथ हम बता रहे हैं। जो हमारा ऑप्टिमिज्म का तरीका है कि भारत यूथ देश है, सबसे युवा देश है। जो वर्क फोर्स जो होता है, जो 15 से लेके 59 तक के लोग होते हैं, जो इसको हम लोग कहते हैं कि वर्किंग फोर्स होते हैं, वो भारत सबसे अधिक यूथ है। और जापान देखिए, जापान जो है भारत से फिसला है, इसलिए कि जापान एजेड हो गया था। अच्छा। तो ऑप्टिमिज्म क्या है कि हमारे यहाँ लार्ज यंग वर्क फोर्स है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है दूसरा कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, तकनीक के मामले में हमने क्रांति किया है। ये दोनों ही ऑप्टिमिज्म मेरा है, और यही दोनों चुनौतियां भी हैं। तो आपने जो चुनौतियां बोला है कि अगर भारत जनसंख्या वाला देश है, बहुत ज़्यादा यूथ हैं, सबसे बड़ा जनसंख्या है, तो क्या उतनी जनसंख्या को हम रोजगार सृजित कर पा रहे हैं कि नहीं? और अगर कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या मेथोलॉजी है, सरकार की क्या नीति है, एम्प्लॉयमेंट का क्या नीति है? ये एक चुनौती है जिसको कि हम आपको बता रहे हैं कि जो चैलेंजेस आपने कहा है, उस चैलेंजेस का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, आप देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, एनर्जी, इससे क्या लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है कि नहीं? एक नंबर ये चुनौती है। अगर ये सब तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब हम सबको एक साथ लेके विकसित भारत क्यों नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर ऑल है कि नहीं, एक रिसर्च का विषय है। दूसरा सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इनकम इनइक्वालिटी। इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों को पता है, और हम लोग क्लास में रोज पढ़ाते हैं कि विकास के 3 डिजीज हैं। वो हैं गरीबी, बेरोजगारी, असमानता। तो विकसित भारत के रास्ते में जो आपने चुनौतियां पूछा, सबसे बड़ी चुनौती है इनकम की इनइक्वालिटी। इस समय पूरी दुनिया में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। नए प्रकार के वर्क आ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड ऑफ वर्क जो होता है, वो वो नया वर्क जानते हैं क्या है? कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क। यानी लोग सैलरीड से वेज की ओर जा रहे हैं, यानी कम वेज पाके अधिक एम्प्लॉयमेंट का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो जो दूसरी चुनौती इनकम इनइक्वालिटी, अगर रिचर होते जाएंगे
और गरीब गरीब होता जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी भारत को विकसित नहीं होने देगा। तो इनकम इनइक्वलिटी पर बहुत बड़ा काम करना अर्थशास्त्री की दृष्टि से हम लोग हमेशा पॉलिसी वालों को बोलते हैं। और तीसरा क्या है, सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज को अगर कोई भी देश छोड़ता है तो विकास के रास्ते पर सतत नहीं आगे बढ़ता है। क्योंकि समाज ही तो सब कुछ है। और अमेरिका ने अपने पॉपुलेशन को, चाइना ने अपने पॉपुलेशन को ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च करके ह्यूमन कैपिटल के रूप में तब्दील करके विकास का रास्ता चुना। भारत के सामने समस्या यही है कि भारत में आज भी पॉवर्टी है, जबकि हम लोग पॉवर्टी से बहुत से लोगों को निकाला है। 21 करोड़ लोगों को हम लोगों ने पिछले विगत 10 से 12 वर्षों में 21 करोड़ लोगों को पॉवर्टी रेखा से बाहर किया। ये उपलब्धि है, लेकिन वो सस्टेन हो पाएगा कि नहीं, ये प्रश्न है विकसित भारत के रास्ते पर। दूसरा, माल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी समस्या है। आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी मैंने इसलिए जोड़ा है कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड डिलीवरी दिया, और भारत में खाद्यान्न सुरक्षा कानून भी है। बिल्कुल, ये दोनों चीज का न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है कि हमको सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, तो स्वास्थ्य दे दे अगर, तो सभी लोग स्वस्थ नागरिक के रूप में कोई ना कोई एक्टिव कार्य में लिप्त हो सकते हैं। ये रोजगार का एक कारण हो सकता है। तो सोशल इशू में माल न्यूट्रिशन भी भारत में अभी समस्या बनी हुई है, जिसको हमको आने वाले समय में एड्रेस करना होगा। और तीसरा, आज जिस पर बहुत सारी बहस हो रही है, ये पॉलिटिकल डिबेट, आप तो पॉलिटिकल डिबेट बहुत सारे कवर किए होंगे अजय जी, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स से जोड़िए। जेंडर इनइक्वलिटी हमारे यहाँ आज भी मैन और फीमेल के बीच में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बनी हुई है। बहुत। केवल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से कभी भी इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आई। तो तीसरी जो सोशल इशू में जेंडर इनइक्वलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। यही तीनों मुख्य रूप से हम चुनौतियों के रूप में देखते हैं। अगर तीनों चुनौतियों को एड्रेस कर लेता है हमारी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो निश्चित रूप से हम आने वाले 25-30 वर्षों में विकसित भारत की ओर बढ़ जाएंगे। नहीं तो ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों से अगर हम पार लेंगे तो सबसे ज़्यादा युवा आप में है और यंग जनरेशन आपके पास है, यूथ वर्क है। लेकिन इसी में एक और रोड़ा जो मुझे नजर आता है या आम लोगों को दिखता है, भारत की बढ़ती जनसंख्या। जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, वो क्या इसमें चुनौती नहीं होगी? क्योंकि जिन देशों की आपने बात की, उन देशों ने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण किया, चाइना ने अपने जनसंख्या पर नियंत्रण किया और देशों ने किया। हमारे साथ उस तरह से नहीं है जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा रोड़ा आप मानते हैं इसे? बहुत बड़ा रोड़ा है। इसीलिए डेमोग्राफी, यूथ इज ए डिविडेंड और बर्डन, ये हम बार बार कह रहे हैं। अगर यूथ को आप जनसंख्या बढ़ाते जाएंगे और यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, वही वर्कफोर्स बर्डन हो जाएगा। यही बड़ी बात है। इसको डिविडेंड कैसे बनाएं, ये हमारे पॉलिसी का हिस्सा है। तो आप जो कह रहे हैं, मैं इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको दिखाना चाहते हैं एक ग्राफ के जरिए। आपको दिखा दें, बहुत छोटा ग्राफ है, लेकिन इसको आप ये देखिए, ये विद्यार्थियों की दृष्टि से ये देखिए, ये पूरी दुनिया में जो जनांक जो स्ट्रक्चर जनसंरचना होती है ना, वो पूरी दुनिया में उसका चलन एक है। सबसे पहला स्टेज में जहां विकास नहीं हुआ था, वहां जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, वहां जन्म दर, मृत्यु दर सबसे ज्यादा। ठीक है। और आप जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर क्या है कि विकास ही जनसंख्या को नियंत्रित करती है, वो सिद्ध होता है। सेकेंड फेज आप जो ट्रांजिशन होता है, तो उसमें सबसे पहले लोग विकास करते हैं, वहां मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज देते हैं, लोगों को एजुकेशन देते हैं, अच्छा फूड देते हैं, तो वहां तेजी से वहां का जन्म दर कम होता है और मृत्यु दर पर लगाम होता है। तो ये जो फेजेस हैं, ये नेचुरल इंक्रीज का फेज है। भारत इस समय 70 और 80 के दशक में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में था, ये बीच में था। धीरे धीरे भारत भी विकास के रास्ते पर चला और भारत ने इस नेचुरल इंक्रीज के दर को पार करते हुए जो चौथे स्टेज पर पहुंचा है, जहां पर माना जाता है कि जनसंख्या धीरे धीरे कंट्रोल होगी और वो कंट्रोल जनसंख्या विकास के रास्ते को मजबूत करेगी। तो ये ट्रांजिशन का फेज पूरी दुनिया में है। हमने कहा ना कि कोई भी दुनिया में देश एक ही बार जवान रहता है। जैसे व्यक्ति का जीवन का स्ट्रक्चर में एक ही बार व्यक्ति जवान रहेगा, देश भी एक ही बार यूथ होता है। और वो यूथ अगर अपॉर्चुनिटी खो देगा, मतलब अनयूज्ड रह गया, तो वो विकास के रास्ते पर नहीं चल पाएगा, तो विकसित रास्ते का सपना नहीं हो पाएगा। इसलिए आज जो है, आज भारत यूथ डिविडेंड के रूप में कैसे अपने आप को तब्दील करे, इसके लिए हम आपको
एक छोटा एग्जांपल देते हैं। देखिए ये पूरा दुनिया का हम तस्वीर बता रहे हैं। हाँ। कौन से देश ने ट्रांजिशन के फेज को खत्म किया और विकास स्टैग्नेशन। देखिए जापान ने 64 में 1964 में जो आज भारत है वो जापान 64 में था। डेमोग्राफिक डिविडेंड था उसके बाद वो जापान वो हो गया, लैप्स कर गया 2004 में। यानी 40 वर्षों तक जापान आपने देखा होगा विकसित बना। तो जापान की स्थिति खत्म हो गई। इटली 84 में शुरू किया था, 18 वर्ष तक था, 2002 में लैप्स कर गया। हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। स्पेन 91 से शुरू करता है यूथ, और 23 वर्षों में 2014 में स्पेन भी विकास को स्टैग्नेट कर दिया। हाँ। चाइना जो सबसे बड़ा हमारा कंपटीटर है और सबसे बड़ा हम कंपेयर का एक रास्ता उससे बनता है, 94 से शुरू करता है और 2031 तक उसके पास समय है। ध्यान दीजिएगा। हाँ। अभी चाइना के पास समय है। थाईलैंड 28 तक है। हाँ। ब्राजील 38 तक है। लेकिन भारत 2018 से डिविडेंड बना है। उसके बाद 2055 का समय है। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि ये जो 2055 और 37 वर्ष है, यही 2047 का रास्ता ढूंढता है। तो यूथ जो है भारत के पास इस समय जाता है, और ये कैसे स्किल्ड हों, कैसे इनके अंदर दक्षता हो, कैसे ये एआई का इस्तेमाल करके सबसे अधिक स्टार्टअप वाला कंट्री बने, कैसे ये वेज रेट को बढ़ा के युवाओं के जेब में जाए, युवा खर्च करें, इस पर सारे के सारे डिबेट्स चल रहे हैं। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया है आपका कि इस समय सुनहरा मौका है, लेकिन ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और आंख खोलने वाला एग्जाम्पल है। अगर इसे देखा जाए कि किस तरीके से एक अपने यूथ का यूज करने के बाद अगर नहीं कर पाए आप, तो आपका वेस्ट हो जाएगा। और मतलब इसीलिए आप कह सकते हैं कि भारत जो है वो स्वर्णिम काल में, इसीलिए अमृत काल में 2018 आपको याद होगा कि विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट इसीलिए दिया गया कि इस पूरे पॉलिसी मेकर्स को पता है कि यूथ ही डिमांडेड होते हैं, यूथ ही ये एक बड़ी चीज है जिसको कि छात्रों को भी समझना चाहिए कि क्यों हम इस चीज पर बार बार जो बातें हो रही हैं, जो सरकार की तरफ से भी कही जा रही है कि क्यों हम विकसित होंगे 2047 तक। तो जो ये विषय है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे आपको समझना चाहिए, और इस ग्राफ से बहुत अच्छा अनूप सर बता रहे हैं, तो आगे भी हम इस पे सवाल करेंगे आपसे। तो एक सवाल ये, जैसे आपने ये तो बताया आपने जिस तरीके से आपने किया, लेकिन इसमें एक बड़ी बात आती है ना, जब यूथ इतना ज़्यादा होता है तो दो बड़ी चीज़ होती है। एक तो होती है बेरोजगारी, बिल्कुल, और दूसरा एक होता है गरीबी। आज भी हम गरीब हैं और हमारे पास हम बेरोजगार भी बहुत हैं, हमारे पास बेरोजगारी की संख्या भी है। तो ये जो दो समस्याएं हैं, ये विकसित भारत के लिए सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी हुई है। बिल्कुल, ये चाहती है कि हम इसे लील लें। तो इससे कैसे हम लोग किस तरीके से लघु और छोटा होकर के फिर बड़ा बनकर निकल सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये क्या चुनौती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये तो हम लोग एक भूमिका के रूप में बात कर रहे हैं ना। हाँ। जो चुनौती है वही समाधान कैसे बने, विषय इकोनॉमिक्स का ही। इकोनॉमिक्स हमेशा देखिए अजय जी रास्ता बताता है, इकोनॉमिक्स कभी भी प्रश्न नहीं खड़ा करता है, इकोनॉमिक्स प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होता है। तो आप देखिए जो मैंने बात बता रहे हैं, जो आपने कहा कि कैसे होगा, तो मैं एक और आपको बता रहा हूं कि हैरबिन्सन, एफ.एच. हैरबिन्सन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने 60 के दशक में जब अमेरिका एक विकसित देश बना, तो उन्होंने एक इन्वर्टेड कामा में, उन्हीं का कोड मैं सिर्फ कह रहा हूं, एक विद्यार्थियों के हित में, और इसने कहा था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज डेवलपमेंट एज ए क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स। यानी जो आपने प्रश्न कहा कि यूथ पर खर्च करना होगा, यूथ मतलब ह्यूमन कैपिटल, यूथ मतलब एजुकेशन, यूथ मतलब हेल्थ, यूथ मतलब क्रिएटिविटी, यूथ मतलब स्किल, यूथ मतलब जो कहते हैं कि जिसको कहते हैं कि एआई, यूथ मतलब स्टार्टअप्स। तो आप ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन पर सरकार कितनी खर्च कर पा रही है, ये भारत के लिए चुनौती बना हुआ है। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो जरूर है कि हमको इन्वेस्टमेंट ऑन मैन करना होगा। मैन का अर्थ यहाँ यूथ है, और यही यूथ तब क्रिएटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, और इकोनॉमिक्स के ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर होगा। तो ये एक सिंपल सा हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, और हम आपको बता दे रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब है, आप देखिए यही है डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कह रहे थे। तो
एट ए ग्लांस आप देखेंगे, ये सर्वे ये लेबर मिनिस्ट्री का ही डाटा है, क्योंकि ऑथराइज डाटा वही है। आजकल सरकार डाटा रिलीज नहीं करती है, लेकिन हम लोग उसको खोजते हैं। तो देखिए, सबसे अधिक जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब मैन्युफैक्चरिंग में 40.6 है। अच्छा, ये फिर एजुकेशन में 21.8 है, मतलब ये भी बड़ा एक हब है एजुकेशन में। हेल्थ में देखिए 8.4 है। जो इमर्जिंग इकोनॉमी आज के दुनिया का है वो आईटी और बीपीओ, जो भारत जिसमें आगे बढ़ने जा रहा है, वो अभी 6.7 है। तो आप समझ लीजिए, ये ट्रेडिशनल है, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन विकसित भारत के लिए इन सब चीजों को बढ़ाना बढ़ाना है। तो सबसे अधिक क्या है? आईटी सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्टअप्स और इनोवेशन। इसमें ये इनमें बहुत सारे के सारे संभावनाएं हैं, और ये यूथ की संभावनाएं हैं जब इस पर बढ़ेगा। और तीसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है, देयर शुड बी नो जेंडर गैप। इस दक्षता में, यूथ इकोनॉमी में, यूथ डिविडेंड में मेल और फीमेल के बीच आप भेद नहीं करेंगे। देखिए, अभी भेद है, 70.7% मेल है एम्प्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर में, केवल 29.3 है। यानी महिलाओं के विकास में योगदान की संभावना भारत में प्रबल है। ये दोनों मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो नीतियां बन रही है अर्थव्यवस्था में या भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो इसी की तरफ बन रही है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट का मिशन, स्किल डेवलपमेंट इंडिया या विमेन एम्पावरमेंट के सारे प्लान्स जो बन रहे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इसी में रोजगार भी बन रहे हैं, इसी में यूथ डिविडेंड के रूप में भी काम आ रहे हैं, और इसी में यूथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना हुआ है। तो ये आपके सामने बता रहे हैं। लेकिन अवसर देखिए, भारत के पास बहुत है। ये जो आपने पूछा है ना, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन है। आप देख लीजिए, 2011 में डिपेंडेंट पॉपुलेशन इतने ही थे। डिपेंडेंट मतलब जिसके पास कोई आय का स्रोत नहीं था, या तो बुजुर्ग थे या 15 साल के नीचे थे। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है, 61 पॉइंट से 65 हुआ, और 251 में ये 38 हो जा रहा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन की संख्या भी बढ़ने जा रही है, यानी भारत बुजुर्गावस्था में पहुंचेगा। तो दूसरी चुनौती इंडिया डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी का ये भी है कि आने वाले समय में आपको यूथ और एजेड के बीच में संतुलन साधना होगा। तो ये जनसंख्या का जो आपने प्रश्न पूछा, ये सबसे मूलभूत प्रश्न है। सरकार को यूथ इकोनॉमिक्स पर या यूथ पॉपुलेशन पर सबसे अधिक खर्च करना होगा। उसके सारे सेक्टर्स हमने आपको गिनाए हैं। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया इसको कि किस तरीके से कर सकते हैं और किन सेक्टरों में बढ़ने की संभावना है। वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। लेकिन एक मन में सवाल यहाँ आता है कि दुनिया के जो अन्य देश हैं, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन भारत जो है ना, वो विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। भारत में हर 40 किलोमीटर बाद बोली, भाषा, विवाह और संस्कार गीत बदल जाते हैं। भारत में लोगों के खान पान, रहन सहन बदल जाते हैं। जलवायु का अंतर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी भारत में आपको जिस समय यहाँ पर बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, उसी समय किसी इलाके में बहुत ठंड पड़ रही होगी, बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ भी पड़ रही होगी। तो ये जो विविधताओं का देश है, ऐसे में आप क्या समझते हैं कि भारत में इस विकास के मायने क्या हैं? इस देश के अंदर जो विकास है, जो विकास होना चाहिए, उनके अलग अलग सेक्टर में किस तरीके के मायने हैं, वो क्या मायने हैं? ये प्रश्न पूरे आपने इकोनॉमिक्स को अपने हृदय में समेट लिया है। ये भारत की सबसे बड़ी, जो कहते हैं कि पूंजी भी है, मजबूती भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी है। इसीलिए हमारे विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में, रीजनल डेवलपमेंट का एक टॉपिक आता है। यानी क्षेत्रीय विषमताओं का न होना अर्थव्यवस्था को गति देती है। अगर भारत विभिन्नताओं का देश है, विविधताओं का देश है, बोली बदलती है, भाषा बदलती है, रिसोर्सेज बदलते हैं, तो इसका मतलब भारत का स्टेट स्पेसिफिक या स्थान स्पेसिफिक इकोनॉमी भी होना चाहिए। जैसे पूरी दुनिया में भारत का अपना इकोनॉमी होना चाहिए, उसे भारत में भी हर प्रदेश का अपनी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो आपका ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मतलब आप इसे कह रहे हैं कि जो वोकल फॉर लोकल की जो बात है, एग्जैक्टली, मतलब वो है एक तरीके आपने मेरे अंदर का चीज छीना है। हाँ। लेकिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक और अच्छे से समझाता हूं। देखिए, ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि कौन से देश आउट हो रहे हैं विकास से। भारत में देखिए ये स्थिति है, कहां अवसर है। तो जब आप विविधता की बात करते हैं तो देखिए, ये विंडोज हैं
कहाँ भारत में भी विभिन्न स्टेट्स में विंडो क्लोज हो चुके हैं। जैसे दुनिया में स्पेन और अमेरिका और चीन का विंडो क्लोज हो चुका है। भारत में कुछ जगह विकसित था और बाकी जगह अविकसित था। आपको याद होगा बीमारू शब्द है। बीमारू शब्द का मतलब क्या, अर्थशास्त्र की भाषा में हम लोग कहते थे एब्रिविएशन, कि एक समय बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये बीमारू एब्रिविएशन था। बीमारू मतलब बीमार है, जहां पर जनसंख्या अधिक है, आय नहीं है, जीडीपी कम है, प्रोडक्टिविटी कम है और वहां बेरोजगारी और गरीबी है। तो ऐसे बीमारू प्रदेश कैसे बीमारू प्रदेश से बाहर निकले, ये चुनौती, आपके प्रश्न का उत्तर उसी में छिपा हुआ है। और आपके सामने यही स्टेट अब सबसे तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिएगा, देखिए केरला का विंडो क्लोज हो चुका है, तमिलनाडु का विंडो क्लोज हो चुका है, और आने वाले समय में इतने स्टेट्स का 5 सालों में दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ये सब सैचुरेटेड देश हो गए, प्रदेश हैं। अच्छा, यहाँ विकास हो चुका है। मतलब इसको और आम भाषा में क्लोज करेंगे। विंडो क्लोज का क्या मायने? विंडो क्लोज का मतलब है यहाँ पर जनांक की स्थिरता है। अच्छा, यहाँ डिमांड नहीं हो रही है। अच्छा, ये पूरे के पूरे स्टेट दूसरे स्टेट पर आश्रित हैं। यहाँ की जनसंख्या स्थिर हो चुकी है। अच्छा, तो जैसे दुनिया के संदर्भ में आपने भारत को समझाया, वैसे भारत में भी तो स्टेट्स हैं, तो इनके विंडो क्लोज है विकास के। और विकास का अवसर कहां मिलेगा? जो अभी तक विकसित नहीं हुए। तो देखिए अगले 5 साल में ये क्लोज होंगे, अगले 10 साल में ये भी क्लोज होने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें कर्नाटका, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तराखंड, हरियाणा, ये महत्वपूर्ण चीज है। मतलब ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, एमए में हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन जो हम कहें सर कि जो कंपटीशन दे रहे हैं या जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इन सब तमाम चीजों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप जो कह रहे थे विविधता वाली बात, अब विंडो ओपन कहां है, कहां विकास भारत में होना है, ये देखिए छत्तीसगढ़ सबसे अविकसित देश, क्षेत्रीय विषमताओं का शिकार, झारखंड सबसे मिनरल्स हैं लेकिन अविकसित था, मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश का एक हिस्सा था, राजस्थान बीमारू प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश धीरे धीरे निकल रहा है, अब निकल गया है लगभग। लेकिन इसमें आपने लिखा है विंडो फुली ओपन। ये फुली ओपन कहां तक है? विकसित भारत का सबसे बड़ा इंडिकेटर यही राज्य होने वाले हैं। 2051 तक इसका विंडो फुली ओपन है। तो जो 2000 हमने आपको मैच करा दिया, ये स्टेट वाइज और कंट्री वाइज देखिए मैचिंग कर रहे हैं कि विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइवर यूथ होगा और स्टेट वाइज विकसित भारत का सबसे बड़ा ड्राइवर ये राज्य होने जा रहे हैं आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा समझने का विषय है और क्षेत्रीय विषमताओं की दृष्टि से, रीजनल डेवलपमेंट की दृष्टि से इस पर शोध होना चाहिए कि क्या आने वाले समय में जो राज्य पिछड़े थे वो सरकार के इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वजह से, एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, नई एजुकेशन पॉलिसी की वजह से, इन्वेस्टमेंट प्लान की वजह से और यूथ डिविडेंड की वजह से वही राज्य क्या भारत को विकास के रास्ते पर पहुंचाएंगे क्या? ये ग्राफ से सिद्ध होता है कि हाँ 2051 तक यही राज्य पहुंचाने वाले हैं। तो विविधताओं में जो आपने बात किया है, विविधताओं के बावजूद भारत शनै शनै विकास भी करता गया, लेकिन जहां छूटता गया अब हमको उस विकास की चिंता है, वही पकड़ रहे हैं। लेकिन इसमें आपने तो बताया और जितने भी चीज़ें आपने बताई सब उससे रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड हमारा सवाल भी है, क्योंकि मैं फिर उसी बिंदु पर आ रहा हूँ कि विकसित भारत के लिए आपने ये सारी चीज़ें तो बताई, चीज़ वही बताई, हमारा सवाल भी वही है कि विकसित भारत के लिए नीति क्या होनी चाहिए और क्या वर्तमान समय में हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हमारी नीति चल रही है या ट्रैक हमारा कुछ गड़बड़ है, क्या है? देखिए अभी कुछ मायने में हम लोग का ट्रैक थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि हम जिस यूथ की बात कर रहे हैं उस यूथ को हम लोग एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी की ओर ले जाना है। तो जो सबसे बड़ी चुनौती है इन्हीं राज्यों में या पूरे भारत में, वो नीति ये होनी चाहिए कि आपका जो हम लोग एज इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जीडीपी का 4% और 6% ये हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, और अभी खर्च हो रहा है 1.9 या 2.2। यानी ये जो गैप है, हर बजट में ये गैप हो रहा है, ये यूथ को पीछे ले जा रहा है। तो जब आपको स्किल्ड इंडिया करना है, रोजगार है नहीं, रोजगार के अवसर तलाशने हैं,
रोजगार के अवसर स्किल इंडिया के थ्रू होगा, और स्किल इंडिया में के बीच गैप है, तो ये गैप को भरना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो पॉलिसी होना चाहिए वो स्किल्ड बेस्ड होना चाहिए। मतलब इसमें भी काम बहुत करना और एजुकेशन और हेल्थ और टेक्नोलॉजी पर भारत को इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना होगा, तब जाके यही देश स्टार्टअप वाला देश होगा, यही देश स्किल्ड देश होगा। और आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में आजकल जो चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर काम का दायरा बढ़ गया है। अब काम ट्रेडिशनल नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, एग्रीकल्चर में नहीं है। अब काम वो है जब आपके विचार क्रांतिकारी होंगे, आपके आइडियाज़ इनोवेटिव हैं, तो आपके एक एजुकेशन के आइडियाज़ आपको सेल करेगा और आपके जेब में अर्निंग्स आएगी। तो आने वाले समय में जो पॉलिसी बननी चाहिए वो स्किल इंडिया पर बहुत जोर देना चाहिए, और वो ईमानदारी से देना चाहिए। अच्छा, कॉलेजेस में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके पीछे का तर्क यही है कि हम केवल बच्चों को रटाएं नहीं, बल्कि बच्चों को समझाएं, सिखाएं। तो जो सिखाने का जो कॉन्सेप्ट है नेप में, उसमें स्किल इंडिया, टेक्नोलॉजी वाला इंडिया और बच्चों को नॉलेज एक्वायर करने वाला इंडिया पर फोकस किया गया है, ताकि बच्चे जो इंटरेस्ट हैं उसी दिशा में आगे बढ़ें और उसी दिशा पर वो अपने काम को खोजें। तो स्किलिंग इज ए मेन पॉलिसी, स्किलिंग शुड बी मेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारा रहा है। इसलिए आने वाले समय में बजट में एजुकेशन और हेल्थ के मद को बढ़ाना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और समझें, अगर कायदे से देखें तो जो जितनी बातें कहीं उसमें निकल करके आई हैं कि अभी तक हम ये मानते हैं कि बेरोजगारी दूर करने का मतलब होता है सरकारी नौकरी। बिल्कुल। तो अब सरकार कितनी नौकरी आपको दे पाएगी? ये जो बात कर रहे हैं कि स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं या डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इससे ये लगता है कि हर यूथ को अपने अंदर, उसके अंदर खुद के अंदर एक पोटेंशियल होती है, उसके अंदर खुद का एक वो होता है, तो वो किस दिशा में आगे बढ़ सकता है जी। उसे वो पहचाने और उस दिशा में अध्ययन करे, और उसमें अगर वो खुद रोजगार भी बनाए और लोगों को रोजगार भी दे, तभी विकसित हो। कहने का मतलब आपका यही है? एग्जैक्टली यही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में चेंजिंग पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये चल रहा है, और काम की दुनिया में काम नए नए आ रहे हैं। तो भारत अगर अपने आप को इसके लिए तैयार नहीं करेगा, तो जो FDI या जो बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको जो श्रम चाहिए, उनको जो लेबर चाहिए, वो उनके अनुकूल चाहिए। अगर ये गैप होगा तो आप बेरोजगार रह जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आपको वर्क फोर्स, फ्यूचर रेडी वर्क फोर्स तैयार करना होगा और समय को पहचानना और मत चूको चौहान, बस उस तरीके से आगे बढ़ना होगा, वो करना होगा, तब जाके हम विकसित एट द रेट ऑफ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो थोड़ा हम लोग पीछे रह सकते हैं। अच्छा, अब आपसे एक आखिरी सवाल है कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है DAV PG कॉलेज का, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है, PG कॉलेज में जो हम लोग ये करते हैं, इसका मकसद ही यही होता है कि हम सरल भाषा में आम लोगों को चीज़ों को पहुँचाएं। तो सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, हमारी कोशिश होती है कि आम नागरिक भी अगर इस को देखता है, YouTube चैनल को हमारे देखता है, तो आम नागरिक को आप सरल भाषा में किस तरीके से विकसित भारत की परिकल्पना को बता सकते हैं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं और अगर वो देखें तो वो कर सकते हैं। देखिए, सीधे सीधे आपके सामने हम आम नागरिक के लिए भी खोजे हैं। शिक्षक हैं तो हम लोग अर्थशास्त्र को क्लास की वस्तु नहीं बनाते हैं। अर्थशास्त्र व्यवहारिक शास्त्र है। जीवन में व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु होता है, तब से अर्थशास्त्र चालू हो जाता है। माँ के घर में पलने वाला बच्चा भी अर्थशास्त्र का सेवन करने लगता है, क्योंकि उसको भोजन चाहिए, अब माँ को उससे डबल भोजन चाहिए। तो अर्थशास्त्र तो देखिए सॉल्यूशन देता है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको आम नागरिकों की बात करनी हो, कि देखिए कुछ चीज़ों मैंने कहा भारत की दृष्टि में, ये इंडिया स्पेसिफिक बात हम कर रहे हैं। पहला, ट्रेस रूरल वेल्थ, ग्रामीण संपत्ति को पहचानिए जो अभी बहुत पीछे हैं। तो सबसे बड़े जो आम नागरिकों के लिए और सरकार के लिए हमारा एक मैसेज है DAV के प्लेटफॉर्म से, कि रूरल वेल्थ को पहचाने की क्या रूरल वेल्थ है। रूरल वेल्थ में क्या होता है? मिट्टी भी रूरल वेल्थ है, किसान भी रूरल वेल्थ है, वहाँ का हुनर भी रूरल वेल्थ है, वहाँ के वातावरण भी रूरल वेल्थ है। इस रूरल वेल्थ को कैसे रूरल डेवलपमेंट में आप तब्दील करें, इस पर काम करना होगा। यही रोड अहेड है। दूसरा है, जो सरकार की नीति तो है,
लेकिन इसको सबको सोचना होगा, ये आम नागरिकों के लिए वोकल टू लोकल, अच्छा वोकल और लोकल ग्लोबल टू ग्लोकल, यानी आप वोकल टू लोकल हो रहे हैं और ग्लोबल से ग्लोकल हो रहे हैं, यानी यहाँ की वस्तु बाहर जाए और बाहर की वस्तु भी यहाँ मिटे। ये बाजार का भेद खत्म करना होगा। तो आपको अपने स्थानीय वस्तुओं की पहचान करनी होगी। दूसरा, तीसरा, मेक इन इंडिया बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेक इन इंडिया का मतलब ये है कि आप भारत में लोगों को लिबरलाइजेशन के तहत ओपन कर रहे हैं इकोनॉमी को, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आवें, उससे रोजगार में वृद्धि होगी। तो मेक इन इंडिया केवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बात कर रहा है, रोजगार के लिए बात कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा आम आदमी के लिए कर रहा है कि हमेशा स्थानीय वस्तुओं को खरीदने पर जोर दीजिए। स्थानीय वस्तुओं को खरीदने का मतलब है कि अगर आप एक, हमारे अजय जी जो पहने हुए हैं, ये मान लीजिए खादी का अगर है, तो खादी के एक जैकेट बनाने में कम से कम 10 महिलाओं का योगदान है। आप 10 महिलाओं के घर में एक तरह से रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं। ये वोकल फॉर लोकल है। और विलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, विलेज इकोनॉमी को छोड़ना नहीं होगा, अर्बन और रूरल डिवाइड नहीं करना होगा, विलेज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कीजिए। टूरिज्म का जो नया सेक्टर आप देखते हो, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, माँ विंध्यावासिनी और ये वो उज्जैन का महाकाल मंदिर, इससे कितना टूरिज्म हो रहा है। लेकिन उस टूरिज्म के अलग जो गांव में जिसकी नीड है, जिनके की फूल माला और चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत है, वो विलेज टूरिज्म है। तो विलेज टूरिज्म का स्कोप भी बढ़ा है। और दो बहुत बड़े आम नागरिकों के लिए मैं कहता हूँ, नो ABCD अप्रोच। हम लोग कहते हैं नो ABC, मतलब अवॉइड मत कीजिए। कुछ अवसर मिले उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको लपक लीजिए। विद्यार्थियों के लिए मैसेज है, बाईपास मत कीजिए, स्ट्रेट रास्ते पर जाइए। आप सीखेंगे तभी जब आप क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। कंफ्यूज मत होइए कि ये करना है, ये करना, इसलिए नेप में आप कंफ्यूज मत होइए। जो आपके अंदर हुनर है उसी को सेलेक्ट कीजिए और डिले मत कीजिए, देर मत करिए। अच्छे निर्णय है तत्काल लागू। हमारे कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो और अंत में उसको जोड़ रहे हैं अजय जी कि रोड को फॉलो कीजिए। रोड मतलब रास्ता, लेकिन उस रास्ते का अर्थ क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप, अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन। ये भारत की संस्कृति के अनुकूल, ये एक तरह से नो ABCD अप्रोच और फॉलो द रोड, ये हम आम नागरिकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। और अगर आप कहेंगे तो आपने कहा ना कि एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो लर्निंग प्लेटफॉर्म में सबके लिए अपील है। हम अजय जी के माध्यम से कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए। ये एक स्किल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा प्रोग्राम। क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा पैरामीटर है। क्रिटिकल थिंकिंग कीजिए, आप स्थिर मत हो जाइए, आप रोज बहस कीजिए, रोज नई चीज़ों को लाइए। और साथ ही साथ नॉट लिस्ट बट नॉट लिस्ट, क्योंकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते थे, अजय जी, 3 ट्राय सूत्र आप महामना फॉर यूथ, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, इंडस्ट्री, यानी चरित्र का निर्माण बना रहे ताकि हम ईमानदार भारत के रूप में छवि बना सके। और इसी शब्दों के साथ हम आपके लिए एक आम छात्रों के लिए मैं एक अपने ही शास्त्र का एक चीज पढ़ के आता हूं कि क्यों जरूरी है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यम वेनस्य दर्पणा किम करिष्यति। यानी अगर आपके पास स्किल नहीं है, क्या बात, हाँ। तो मार्केट में आपकी डिमांड नहीं। इसका अर्थ ये होता है कि जिसके पास अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है, स्वयं का ज्ञान मतलब आपके अंदर का हुनर, उसको शास्त्र भी कोई भला नहीं कर सकता है। यानी हम कितना भी एजुकेशन आपको दें, कितना भी हम क्लास में पढ़ाएं, अगर आपके अंदर की स्किल नहीं होगा, कोई सीखने का हुनर नहीं होगा, तो कोई कुछ आपका नहीं कर सकता है। इसी शब्दों के साथ मैं नहीं तो बहुत आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और जिस तरीके से आपने इस पूरे रोड मैप को समझाया कि ये मिथक है या वास्तविकता, तो ये वास्तविकता नज़र आती है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में कई ऐसी अनंत संभावनाएं हैं जिनके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस क्लास का आपने किया। और छात्रों के लिए ये कहना चाहेंगे कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए कहा गया है, और ये कहते भी हम हैं कि रोज का स्वयं का प्रयास करने से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, खुद को करना चाहिए। और भारत का आम नागरिक भी ये कहता रहा है कि अगर सरकारें रोजी रोटी, अगर बिजली, पानी, सड़क और पीस, शांति, ये 5 चीज़ अगर दे दे
तो बाकी चीज़ें तो लोग अपने से व्यवस्थित कर सकते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो डीएवी पीजी कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे और हम इसी तरीके से विश्लेषण करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा, आप इसे देखिए भी, आगे भी फॉरवर्ड करिए, अपने साथियों को तक भी इसे पहुंचाइए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आगे किसी अन्य टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर छूट गई हो क्लास तो भी मत होइए निराश। अब आपकी पढ़ाई नहीं रहेगी अधूरी, ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस करेंगी पूरी। डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विषय वही, विशेष पढ़ाई नहीं, पूरे विश्लेषण के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ।